हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, नमस्कार। आज से मैं सोच रहा था कि जो डीएसपी अकाउंट हम बैंकों में खोलते हैं एक उसकी मैं सीरीज चलाऊं जिससे हमारे पेंशनर्स को फ़ायदा हो। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर मेरे सामने आया, उसका यूट्यूब पर वीडियो भी बनाए जा रहे हैं। मैं चाहता था मैं ये बता दूं, वो ECHS के बारे में है, जो एनुअल वैलिडेशन होना है जो हमारे डिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में ये लेटर है। और उसके बाद में मेरे कुछ कमेंट्स हैं, मैं उनको बाद में लूँगा। एक तो सुनील दत्त शर्मा जी का कमेंट्स है और एक उनके साथ ही और उनके हैं, उनका भी कमेंट्स है, वो उनको मैं बाद में बताऊँगा। तो बताना चाहूँगा मैं कि आज से कुछ दिन पहले आपको ये बताया गया था कि जो ECH कार्ड जो डिपेंडेंट्स के बने हुए हैं उनका वैलिडेशन होना है मेंबरशिप का। अब वैलिडेशन कैसे होगा? एक तो उनका लाइफ सर्टिफिकेट जाएगा और दूसरा उनका जो डिटेल्स हैं एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स कि वो एलिजिबल डिपेंडेंसी के लिए हैं या नहीं, ये दोनों कार्ड देने थे। और नवंबर से ये कार्ड या तो चालू हो जाने थे 1 साल के लिए या ब्लॉक हो जाने थे। तो हमारे पेंशनर्स ने दिया भी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई और उस डेट को अब 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी इसको अब ये ब्लॉक होंगे 1 जनवरी 2023 को। लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें निम्नलिखित बातें हैं। तो इसका जो टॉपिक है, लेटर मेरे सामने है, ये निकाला है, लेटर इन्होंने निकाला है ये 26 अक्टूबर 2022 को। और इसका जो टॉपिक है ये एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECH मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी। प्राइमरी बेनिफिशियरी मतलब पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट देना है और उनका एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स देने हैं। लेटर बहुत बड़ा है, मैं खास बातें इसको आपको बताऊंगा और आपको इसमें क्या क्या करना है। तो अब तक जिन्होंने दिए हैं लेटर उन पर क्या क्या एक्शन हुआ है, तो उन एक्शन के अनुसार ही आगे एक्शन होगा। तो पहला तो है कि ऑलरेडी रिजेक्टेड केसेज, यानी जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, यानी लाइफ सर्टिफिकेट दिया तो वो तो सबका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी उनकी जो इनकम का जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो उसमें आएगी। तो उसके कारण आपका जो आपने अप्लाई किया या डॉक्यूमेंट दिए, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जो दिए वो रिजेक्ट हो गया, उनके केसेज में आपको क्या करना है। और दूसरे केस कुछ हैं केसेज पेंडिंग अप्रूवल बाई OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक। तो पहले तो यह है कि ऑलरेडी रिजेक्टेड केस है, जिनके केस रिजेक्ट हो चुके हैं, जिनके ECH कार्ड डिपेंडेंट्स के रिजेक्ट हो चुके हैं। यानी डिपेंडेंट्स वही हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल से जो नीचे हैं उनका नहीं देना है, क्योंकि 18 साल से ऊपर ये माना जाता है कि उनकी नौकरी लगी होगी, उनकी 9,000 से ज़्यादा सैलरी होगी। तो 9,000 से ऊपर जब सैलरी चली जाती है तो ECH का कार्ड नहीं बनता, वो डिपेंडेंट में नहीं आते हैं। तो 18 साल से ऊपर वालों का ही देना है। तो जो रिजेक्ट हो चुके हैं रिजेक्ट हुए होंगे वो क्योंकि उनका जो इनकम प्रूफ था वो प्रॉपर नहीं था, या तो उनका 26AS ठीक नहीं है, या ITR से नहीं पता चला, या अदर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रॉपर नहीं पाए गए, और जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक है वहाँ के जो OIC हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करके डाल दिया। तो इन केस में क्या करना है कि आपको पुनः उन डॉक्यूमेंट्स को देना है। यदि वो सही पाए जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो आपके डायरेक्टर रीजनल सेंटर के पास चले जाएंगे और उन केसों को वो देखेंगे। यदि वो पाए जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो वो आपकी जो ECH की मेंबरशिप है उसको बहाल कर देंगे। और ये काम अभी जो शुरू होगा, 2 महीने पड़े हैं आपके पास, नवंबर और दिसंबर, और ये जनवरी 2023 तक के लिए छोड़ दिया गया है। केसेज पेंडिंग अप्रूवल बाई OIC पेरेंट क्लिनिक, जहाँ आपका OIC है, जहाँ आपका पेरेंट क्लिनिक है, यदि केस वहाँ पेंडिंग पड़े हुए तो जो वहाँ के OIC हैं वो पेंडिंग केसेज को यदि सही पाए जाते हैं अप्रूव कर देंगे, और यदि उनको गलत पाए जाते हैं तो रिवर्टेज ऑब्जर्वेशन लगा के वापस कर देंगे कि ये आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आपको पुनः उन डॉक्यूमेंट्स को देना है। और जब देने के बाद तीसरी बात आएगी रिजेक्टेड एंड फॉरवर्डेड। यदि पॉलीक्लिनिक उनको रिजेक्ट कर देता है तो इन सारे रिजेक्टेड केस को ये फॉरवर्ड कर देंगे डायरेक्टर रीजनल सेंटर, वहाँ ये डिसीजन लिया जाएगा। और डिसीजन लेने के बाद आपका जो कार्ड है वो आपको, यदि वो डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, यदि नहीं पाया जाए तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आई थी कि जो हमारे स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं वो इनकम का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम, कुछ लोगों ने, कुछ पेंशनर्स ने, कि हम अब नए जो डिपेंडेंट्स के कार्ड जो बनवा रहे हैं, पैन कार्ड,
नए नए हैं, उनमें अभी कोई भी इनकम टैक्स वगैरह नहीं हुआ है, तो उनको कैसे किया जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इन सब को आगे बढ़ा दिया है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आपका जो ECH मेंबरशिप है डिपेंडेंट्स का 18 साल से ऊपर का, उनको 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये कार ब्लॉकिंग डेट आपकी 1 जनवरी 2023 से होगी, उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ दे सकते हो। अब मेरे एक व्यूअर हैं सुनील दत्त शर्मा जी। सुनील दत्त शर्मा जी कह रहे हैं स्पर्श जिस पर उनको मैसेज भेजा जाएगा वह व्हाट्सअप नंबर क्या है। शर्मा जी, स्पर्श का मैसेज जहाँ भेजा जाएगा व्हाट्सअप नंबर मुझे तो कहीं मिला नहीं, क्योंकि वहाँ टोल फ्री नंबर तो बहुत सारे दे रखे हैं इन्होंने, और इनके नोडल ऑफिसर भी काफ़ी हैं जहाँ आप व्हाट्सअप पे बात कर सकते हो, वो तो बात करते ही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी मुझे तो कहीं मिला नहीं व्हाट्सअप नंबर जहाँ किसी प्रकार का मैसेज आप उनको दे सकते हो। लेकिन और बता दूँ, अब मैसेज देकर क्या करोगे, क्या करोगे इनको व्हाट्सअप करके, कोई जवाब तो आएगा नहीं, सारी की सारी बातें ऐसे ही रहेंगी। आप अपना सीधा सा है लाइफ सर्टिफिकेट दो बैंक में जा करके, और सारे काम बाद में होते रहेंगे, क्योंकि आपकी पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। और सुनील दत्त शर्मा जी के साथ और भी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी मिले हुए हैं। वो कहते हैं हम जितनी भी डिटेल डालते हैं आप उसको न्यूज़पेपर में क्यों नहीं देते या टीवी चैनल में क्यों नहीं देते। शर्मा जी, मैं आपको टीवी चैनल्स की और न्यूज़पेपर की असलियत बताता हूँ। हम जो सोच लेते हैं ना कि ये बहुत आसान सा काम है और हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। आपको बताऊं, मैंने मेरी मिसेज का डेट ऑफ बर्थ और नाम बदलवाने के लिए 3200 रुपये देने पड़ गए थे न्यूज़पेपर को, ये खर्चे आते हैं। और दूसरी बात, आप टीवी की जो बात कर रहे हो न्यूज़ चैनल की, न्यूज़ चैनल पर जितने भी लोग आते हैं वो सब पैसे से जाते हैं, वो TRP बढ़ाने जाते हैं न्यूज़ चैनल की, हमसे उनकी TRP नहीं बढ़ती है, और वो हमारी बात को कभी भी, सही बात को वहाँ कभी भी नहीं रखेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो वहाँ जितने भी जाते हैं उनको PVR की ORP के बारे में ABCD भी पता नहीं है, लेकिन वहाँ ऊपर से कह करके सारी बातें कह करके अपना क्या नाम है अपनी शक्ल दिखा करके आ जाते हैं। जब ये वहाँ जाते हैं तो ये कोश्यारी कमेटी का गीत गाते हैं, इनको खुद ही पता नहीं है कोश्यारी कमेटी है क्या, और भी एक आध दो उल्टी सीधी बातें मारेंगे, क्योंकि इनको डिटेल्स तो पता है नहीं। डिटेल्स पता हो वहाँ रखें, भारत सरकार के पास जाए, ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं तो वो काम होता नहीं है, और सारे का सारा उल्टा सीधा ही वहाँ पर होता है। अब मैं इसकी एक कहानी बताता हूँ आपको। जब ये 2015 में नोटिफिकेशन आया था, तो नोटिफिकेशन आने के बाद आर्मी PSL ने आर्मी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 35-36 लोग हम थे, विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके लोग वहाँ गए हुए थे। आर्मी PSL ने की ओर से इसका इंतजाम किया गया था। तो जब वहाँ ये नोटिफिकेशन के लिए गया था कि इसमें क्या क्या कमियां हैं ORP 1 में, तो वहाँ जब सबसे पहले जो बोलने लगे थे वो थे मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब। तो उनका तो वही पुराना राग था कोश्यारी कमेटी की डेफिनेशन। अब वो उनके हिसाब से तो उन्हें रटी हुई थी, सारी की सारी इंग्लिश बोल दी। उसके बाद जब वो नंबर आया तो वहाँ लड़ाई हो गई रेजिमेंटल कमीशन ऑफिसर और ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर में। बड़ी शांति से कराया गया, हमारा नंबर आया, हमने उनके सामने डिटेल्स रख दिए, और डिटेल्स इस प्रकार रखे कि सारे लोग हतप्रभ थे कि आखिरकार इतने डिटेल्स इन्हें कर कैसे लिए। पता है उसका क्या असर हुआ? इन्होंने निर्णय किया कि इस मीटिंग को हम रेगुलरली रखेंगे, या तो मंथली रखेंगे या क्वार्टरली रखेंगे, और उन्होंने इस प्रकार रखा, ऐसे रखा कि वहाँ उन्होंने मीटिंग ही आगे रखी ही नहीं। उनको पता है कि इनके सारी चीज़ पता चल चुका है, ये डिटेल्स रखेंगे, डिटेल्स आगे देनी पड़ेंगी और इनके लिए नुकसान होगा। और जब उस ऑफिस से बाहर, उस मीटिंग से जब बाहर निकले तो हमारे साथ कर्नल नैन साहब थे, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। बोला यार एक मीटिंग वो बनाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन अलग से, और इस प्रकार की बातें रखना चाहिए। बोला इनको भी रखना चाहिए, डिटेल दिए, अच्छा लगा होगा उनको, तभी बातें हुई थी। उसके बाद हम एक बार DSW में गए थे, हमारे जो पे स्केल्स वगैरह के बारे में, मिनिमम फिटमेंट टेबल के बारे में, जिसमें 6वीं वेतन आयोग ने, सरकार ने माना था कि पेंशन जो है 50% से कम नहीं होगी। मैडम दमयंती थी वहाँ पर। हमने मैडम को बताया, मैडम हम काफ़ी दिन से चक्कर लगा रहे हैं, हम चलो आपके पास पहुँचे। हमने एक बात पूछी उनसे, आप एक बात बताइए, जो 5 से 2 सर्कुलर था। मैडम भाई मैंने एक बात बताइए, हमारे देश को तो छोड़िए, आप किसी भी देश में ये बता दीजिए कि क्या जो फैमिली पेंशन है, एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, क्या पेंशनर की पेंशन से ज़्यादा हो सकती है? बोल नहीं तो।
मैंने 50% बराबर हो सकती है, लेकिन सर ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन मैडम यहाँ तो है 5 से 2 सर्कुलर में जो मिनिमम फिटमेंट टेबल का जो 50% था वो एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के लिए लागू हो गया था। लेकिन उस समय तक हमारा DL 33 नहीं आया था, उस समय तक हमारी पेंशन कम थी। तो उन्होंने एक CGDA के अधिकारी को बुलाया था। CGDA के अधिकारी जब आए तो वो हमें उल्टा सीधा घुमाने लगे, मॉडिफाइड पैरिटी, ये पैरिटी। मैंने सर ये सारी बातें आप छोड़िए, आप हमें ये बताइए ये कैसे है। तो जवाब नहीं दे पाए। फिर हमने ये पूछा, मैं साहब एक बात बताइए कि आप क्या मिनिमम फिटमेंट टेबल को बदल सकते हो क्या? बोले नहीं। तो मैंने आपने लेफ्टिनेंट और कैप्टन की कैसे बदलती, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का सहारा लेकर के? तो बोला उनसे जूनियर है। मैं सर जूनियर जो होता है तो उसकी पे क्या आप सीनियर को दे दोगे? वो भी वहाँ चुप थे। मैडम जब समझ गई कि ये फंस चुके हैं और हम वहाँ से चले आए। तीसरी बात, OMGC की मीटिंग जो हुई, उस OMGC की मीटिंग में ही मैंने ही रिप्रेजेंटेशन दिया था। मुझे कि एक एक बात का पता है, ये जितनी बातें मैं बताता हूँ मैं इनका एक हिस्सा रहा हूँ। OMGC की रिपोर्ट में जब मैं गया तो जो नरसिम्हा साहब थे, जज साहब थे, मैंने बोला साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया बोलने का। हमारे पास तो पूरे डिटेल थे और पूरे के पूरे डिटेल मैंने इंग्लिश में उनको दिए। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड और सारे के सारे लोग इम्प्रेस्ड थे। आपको पता है OMGC की रिपोर्ट में क्या हुआ? भारत सरकार ने आज तक OMGC की रिपोर्ट बाहर लाई ही नहीं। उनमें जो मामूली चीज़ थी उनको बाहर निकाल दिया। उनको पता था कि वो OMGC की रिपोर्ट में जो हमने डिटेल दिए थे वो उनके लिए फाइनेंशियली लॉस के होंगे, उनको उन्होंने निकाला ही नहीं, वो वहीं पड़ा हुआ है। तीसरी, हमारी रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई। मैं था, मेरा चेयरमैन था और कुछ ऑफिसर्स थे। उस समय जब हम मुलाकात कर रहे थे वहाँ पता चला था कि हम कितना बोल पाते हैं। हम तो बोले ही नहीं। हाँ, हमारे चेयरमैन साहब जरूर बोले। उन्होंने कहा था मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ऑनरेरी नायब सर का जो केस है उसके लिए यूनिवर्सल ऑर्डर निकाले जाएं। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल ऑर्डर भी निकाले जाएंगे और OMGC की रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। ना तो यूनिवर्सल ऑर्डर आज तक आए और ना वो आया। बहुत सारे पत्र हमने लिखे इनके लिए और जो 7th CPC में इन लोगों ने जो हमारे पे स्केल सेट किए हैं, जो नुकसान किया है एक्स जो सिपाही का और नायब सूबेदार दोनों ग्रुपों का, इसका हमने डिटेल जैसे ही 7 CPC आया था हमने इनको दे रखा है। और कम से कम हमारा 5-6 पेज का वो लेटर है, आज तक उस पर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं होते हैं। उसके बाद स्पर्श आया, स्पर्श के बारे में हमने बहुत कुछ लिखा। हमने लिखा बैंकों को सुविधा दी जाए, बैंकों में हमारा काम कराया जाए। हाँ, जवाब नहीं आया लेकिन किया इन्होंने, काफ़ी कुछ हो चुका है, बैंकों से काम होना शुरू हो गया है। एक पत्र हमने और लिखा था कि जो हमारी डिटेल्स नहीं मिल पा रही हैं, फैमिली डिटेल्स जो PPO की डिटेल्स है, उसके लिए जब हम उसको ठीक करा रहे हैं तो लंबा चौड़ा चक्कर लगाना पड़ता है। मजिस्ट्रेट के पास जाइए, उसके पास जाइए। हमने बोला इसको सिंप्लीफाई किया जाए। अभी मुझे पता चला है कि जो डिक्लेरेशन होता है जिसमें पहले मजिस्ट्रेट के दस्तखत होते थे, तहसीलदार के दस्तखत होते थे, ग्राम सरपंच के दस्तखत होते थे, उसको इन्होंने सिंपली कर दिया है। उसमें केवल और केवल दिल्ली में पता चला है जिला सैनिक बोर्ड में कि केवल वो पेंशनर्स के दस्तखत ले रहे हैं और दूसरी प्रक्रिया जो है उन्होंने ख़त्म कर दी है। यदि ऐसा है तो अच्छा है, ये गुपचुप तरीके से ये इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। और स्पर्श के बारे में लिखने का ये हुआ कि इन्होंने बैंकों के साथ MOU किए, इन्होंने स्पर्श सेंटर खोले, इन्होंने लोकल लेवल पे हमारे लाइफ सर्टिफिकेट का इंतजाम किया। तो होता है, लेकिन आप जो पे और स्केल की जो बातें कर रहे हो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। हमारे लेटर सारे के सारे इनके पास पड़े हुए हैं। और रही आपके टीवी की बात और वहाँ की बात, आपके बस की और हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि टीवी सेंटर्स को जो टीवी वाले हैं उनको चाहिए केवल पैसा। वो पैसा पब्लिसिटी का होता है। हमारे पास इतना पैसा है नहीं इनको पैसे दे सकें और वहाँ दिखा सकें। हम इसीलिए कहते हैं हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, हमारे पास पैसा हो, हम कंट्रीब्यूशन करें, हम पैसा न्यूज़पेपर्स को भी दें, हम टीवी वालों को भी दें, जिससे कि हमारी बातों को बताएं। जब तक उनके पास पैसा नहीं जाएगा आपकी किसी भी बात को ये बताने वाले नहीं हैं। बस मैं यहीं ख़त्म करूँगा, बड़ा हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।